हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे बिहेवियरल बायसेस के क्वेश्चंस पे। मेरे को काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसके ना करिकुलम के क्वेश्चंस करा दीजिए। और जिनका भी ये चैप्टर में पकड़ थोड़ा कम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में रिवीजन वीडियो का लिंक पुट किया हुआ है। आप पहले उसको देख लीजिए। इट इज वेरी वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, जिससे कि आपका इस चैप्टर में पकड़ आ जाएगा। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन को आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस में डिफिकल्टी इसलिए आता है क्योंकि कैंडिडेट्स का कमांड इन डिफरेंट बायसेस बहुत कम है, राइट। सारे के सारे बायसेस में क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, ठीक है। हम लोग आज क्वेश्चंस पे फोकस करते करिकुलम पे, चलिए। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, देर आर इन टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर 15 क्वेश्चंस आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर विल डेफिनेटली शूट अप। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर डाइवर्सिफाइड portfolios are not a potential implication of which of the following behavioral biases, right? कौन से बायसेस के कारण अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होता है, अपने को वो ढूंढना है। तो बेस्ट तरीका है, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि सर कौन से बायसेस के चलते अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो सकता है। तो मैं जैसे ऑप्शन भी देख रहा हूँ ना, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के कारण कहने से अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो सकता है। अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का वैसे सोचो ना कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। क्या कहता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस, कि सपोज सर एक पर्सन किसी कंपनी में काम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ जानता है उस कंपनी के बारे में। उसके चलते वो सारा का सारा सेविंग्स उसी कंपनी के स्टॉक में लगा देता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के कारण अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। अपने को किसके कारण नहीं होता ये पता लगा, ठीक है। सी, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस में क्या होता है ना कि यार आपके पास पॉजिटिव न्यूज भी है, नेगेटिव न्यूज भी है, लेकिन आप वही न्यूज को फोकस करते हो जो आपके व्यू के साथ मैच करता है। सपोज आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लग गया है तो आप डेफिनेटली बाई करने का सोच रहे हो। तो उस स्टॉक के रिलेशन में बहुत सारी न्यूज है, आप वही न्यूज पे फोकस करते हो जो पॉजिटिव है, जो गुड न्यूज है टुवर्ड्स दैट स्टॉक। क्यों? क्योंकि आपने अंदर ही अंदर वो स्टॉक को बाई करने का सोचा है ना। तो यू आर फोकसिंग ऑन दैट न्यूज विच मैचेस विथ योर ओपिनियन, राइट। तो इसके कारण भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो बी एंड सी के कारण कॉन्सेंट्रेटेड या फिर अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। अपने को ये पता लगाना है कि सर कौन से बायस के कारण नहीं बनता है। तो बचा क्या? ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एडवाइस don't confuse brains with bull market is aimed at mitigating which of the following behavioral biases? Obviously, overconfidence bias. मैं समझा रहा हूँ। क्या होता है ना अक्सर, ये बुल मार्केट चल रहा है, इसका मतलब सारे के सारे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, सारे के सारे सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, दे आर आउट परफॉर्मिंग। उसके चलते आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जा रहा है। तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, देख यार मेरा पोर्टफोलियो क्या आउट परफॉर्म किया है। तो हम उसको बोल रहे कि भाई तेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ योर जीनियसनेस। इट इज जस्ट दैट अभी बुल मार्केट चल रहा है जहाँ पे सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स, यू नो सारे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज इट इज बुल मार्केट इसीलिए योर पोर्टफोलियो इज डूइंग गुड, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई जीनियसनेस हो एंड ऑल दैट, हो कि ऐसे मेरा ही पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है बाकी सब खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। सब अच्छा कर रहे करके तेरा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ, जमीन पे आ, राइट। वही बोल रहा है, द एडवाइस डोंट कंफ्यूज ब्रेन्स विद बुल मार्केट इज एम्ड एट मिटिगेटिंग which of the following behavioral biases? Overconfidence bias. Question number 3, स्टेटस को बायस। स्टेटस को बायस मतलब जैसा है वैसा रहने दो, राइट। इज लीस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल बायसेस? लीस्ट सिमिलर पूछा है तो पहले तो ये देख लेते हैं कि यार स्टेटस को बायस सिमिलर कौन से बायसेस के जैसा है, राइट। एंडाउमेंट बायस, हाँ एंडाउमेंट बायस और स्टेटस को बायस में कॉमनैलिटी है। जैसे एंडाउमेंट बायस का मतलब क्या होता है, जो भी चीज मेरे को इनहेरिटेंस में मिला हुआ है मैं कहीं ना कहीं उसको यू you नो बेचने को रेजिस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो इनहेरिटेंस में मिला है तो भाई बस मैं संभाल के रखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा है वैसे ही रहने दो। तो स्टेटस को के जैसा मैच हो गया ना। तो एंडाउमेंट बायस इज सिमिलर टू स्टेटस को। दूसरा, रिग्रेट एवर्जन बायस, यस रिग्रेट एवर्जन बायस सिमिलर स्टेटस को जैसा। कैसे? मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, मेरे को वो शेयर्स को भी बेचने का मन हो रहा है, राइट। लेकिन मेरे को एक डर लग रहा है कि यार मेरे बेचने के बाद अगर शेयर प्राइस ऊपर चले गए तो,
राइट। तो काफी रिग्रेट होगा कि रिग्रेट से बचने का क्या उपाय, एक काम करता हूँ ना यार, शेयर्स को बेचता ही नहीं हूँ, जैसा है वैसे रहने दो। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट एवर्जन भी स्टेटस को के जैसा मैच कर रहा है, राइट। अपने को ढूंढना है कि स्टेटस को बायस किसके जैसा नहीं है, तो बचा क्या, कंफर्मेशन। बिकॉज एंडाउमेंट एंड रिग्रेट स्टेटस को के जैसे ही है। कंफर्मेशन बायस इज नॉट सिमिलर टू स्टेटस को। तो आंसर क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 4, which strategy would best mitigate or prevent endowment bias? ओके, एंडाउमेंट बायस की बीमारी से बचने का क्या उपाय है। एंडाउमेंट बायस में क्या होता है, मेरे को इनहेरिटेंस में शेयर्स मिला है, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं यार, मैं ये प्राइस में नहीं बेचूंगा, मैं ये प्राइस में नहीं बेचूंगा, मैं तो बेचूंगा ही नहीं, ये प्राइस में नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, एक सवाल पूछो अपने आप को, क्या कि सर अभी का जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस पे है, आप वो पर्टिकुलर शेयर जो आपको इनहेरिटेंस में मिला है, right? क्या आप ये प्राइस पे बाई करते हैं क्या। जैसे आपने ये सवाल पूछा ना कि क्या एग्जिस्टिंग प्राइस पे आप ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बाई करते क्या, ये सवाल पूछने साथ ही ना पूरा का पूरा स्टांस चेंज हो जाता है और फोकस जाता है फिर फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, राइट। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि यार क्या मैं अभी के प्राइस पे ये सिक्योरिटी बाई करता, अगर जवाब आया ना, इसका मतलब आप मानते हो ना कि अभी ओवर वैल्यूड है, और अगर ओवर वैल्यूड है तो आपको क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए, राइट। तो आप जैसे सवाल पूछोगे ना, वुड यू बाय द सिक्योरिटी टुडे एट द करंट मार्केट प्राइस, आपका ध्यान फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड की तरफ चले जाएगा, और अगर ओवर वैल्यूड आपको लग रहा है तो आप फिर बेचने को राजी हो जाओगे, राइट। तो ये चीज को आप ध्यान रखें। सी, देखो यहाँ पर आस्किंग वुड यू बाय दिस सिक्योरिटी टुडे एट द करंट प्राइस, ये पूछने से क्या होगा सर, आपका फोकस विल शिफ्ट टुवर्ड्स थ्री टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, फेयरली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, उसमें से देख लो। एंड अगर ओवर वैल्यूड दिखा तो आपको ऑब्वियसली बेचना चाहिए, राइट। अब जैसे आप बेचोगे इसका मतलब आप एंडाउमेंट बायस की बीमारी से दूर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, जन पार्क CFA works at hedge fund. Most of the park's colleagues are also CFA charter holders. Okay. At an event with recent university graduates, Park comments, क्या कमेंट किया, most CFA charter holders work at hedge fund. Park's remark exhibits which behavioral biases, obviously recallability bias, जिसको availability bias भी कहते हैं। पार्क किसी कॉलेज में गया है, राइट, सेमिनार एंड ऑल दैट कंडक्ट करने। तो पार्क ने एक स्टेटमेंट पास किया कि यार ज्यादातर CFA चार्टर होल्डर हेज फंड्स में काम करते हैं। ऐसा पार्क ने क्यों कमेंट किया होगा, क्योंकि पार्क को जिस ध्यान आया कि वो जिस हेज फंड में काम कर रहा है उसके ज्यादातर कलीग CFA चार्टर होल्डर ही, राइट। तो उसको जो रिकॉल हुआ ना, राइट, उसने उसी के बेसिस पे कमेंट पास कर दिया, जबकि दिस इज नॉट ट्रू कि यार ज्यादा करके CFA चार्टर होल्डर्स हेज फंड्स में ही काम करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। लेकिन पार्क ने ऐसा क्यों पास किया, क्योंकि उसको जो रिकॉल हुआ, राइट, उसके बेसिस पे उसने ये स्टेटमेंट पास कर दिया। इसका मतलब पार्क इज एग्जिबिटिंग अवेलेबिलिटी बायस या फिर रिकॉलेबिलिटी बायस, राइट। CFA होने के बावजूद भी देखो ढंग से नहीं पढ़े क्या इसने बिहेवियरल बायस। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इन द 1980s Japan was viewed by many financial market participants as the model economy. Model economy का मतलब यार बढ़िया इकोनॉमी है, वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, right? Although its growth began to decelerate sharply by 1990, it was not until the mid to late 1990s that financial market participants GDP forecast were consistently achieved. एक सेकंड, सी द लैंग्वेज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या कह रहे हैं कि यार 1990 में ना, 1990 से इनफैक्ट जापान का इकोनॉमी ना खराब परफॉर्म करना चालू कर दिया, लेकिन ये जो फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, इन लोग ने टुवर्ड्स द मिड या फिर टुवर्ड्स द एंड तक भी अपने जीडीपी फोरकास्ट को ऑल्टर नहीं किया था। मतलब देखो यार 1990 के शुरुआत से ही अगर जापान का इकोनॉमी खराब कर रहा है तो कहने से जीडीपी का फोकस शुड बी रिवाइज डाउनवर्ड्स, राइट, तुरंत, राइट। लेकिन ये मालूम होने के बावजूद भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स लोग अपना जीडीपी का एस्टिमेट को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब द फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एग्जिबिटिंग कंजर्वेटिज्म बायस, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बायस में यही होता है, स्लो टू रिएक्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। आपके पास कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया है तो आपको ऑब्वियसली उसको अडेप्ट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन डिस्पाइट दैट यू इग्नोर द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड यू रिएक्ट वेरी स्लोली।
इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट, कंजर्वेटिज्म बायस। फिर से लैंग्वेज को पढ़ो। ऑल्दो इट्स ग्रोथ बिगैन टू डिसेलरेट शार्पली बाय 1990, तो तुरंत जीडीपी का फोरकास्ट को क्या करना चाहिए था, रिवाइज डाउनवर्ड। लेकिन मिड 1990 और लेट 1990 तक भी उन लोग ने इंटैक्ट रखा था, राइट। देखो कहा गया, it was not until the mid to late 1990s that FMP's GDP forecasts were consistently achieved. By taking several years to adapt their forecast to lower growth environment, FMPs exhibited which behavioral bias? Conservatism bias. क्वेश्चन नंबर 7 to 10, थोड़ा सा जूम इन कर दे, हो नहीं रहा है, ठीक। Taichirona Dowsri is a portfolio manager for an international bank where she advises high net worth clients. Okay. Dowsri is meeting with a new client, Estiva Okai, a 40-year-old surgeon with euro 4 million across various accounts. जैसी बात करता है ना यार, 4 million अक्रॉस वेरियस अकाउंट्स, अलग 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 अकाउंट में अलग अलग अमाउंट्स, एकदम तुरंत ध्यान में आ जाने चाहिए कि मेंटल अकाउंटिंग का ही बात करेगा, राइट। लेट्स रीड आउट। एंड अ सैलरी ऑफ euro 5 lakh per annum. Kai explains to Dowsri that he has 4 accounts at 4 different banks. 4 बैंक अकाउंट्स है इसके, each with specific sources and use of funds. बोला ना मैंने, क्लियर कट एग्जिबिट कर रहा है मेंटल अकाउंटिंग बायस। एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट है, सपोज कोटक बैंक में एक अकाउंट है, आईसीआईसी बैंक में एक अकाउंट है, एसबीआई में एक अकाउंट है। बोल रहा है एचडीएफसी बैंक में जो अकाउंट है ना, वहां पे सिर्फ मैं सैलरी को रखता हूँ। आईसीआईसी बैंक में जो अकाउंट है ना, उसमें सिर्फ मैं डिविडेंड को रखता हूँ। एसबीआई में जो अकाउंट है ना, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स को रखता हूँ। और दूसरा क्या बोला था मैंने, एक्सिस बैंक का वर्ड, कोटक बैंक में है ना, उसको उसमें मैं कुछ क्या कहते हैं उसको, बोनस एंड ऑल दैट जो भी मिलता है ना, मैं उसको रखता हूँ। ऐसा क्यों भाई, एक ही अकाउंट में मर्ज करना है यार, क्योंकि मनी तो मनी है, राइट। बट ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या एग्जिबिट कर रहा है, मेंटल अकाउंटिंग बायस। देखो, बैंक अकाउंट 1 में सैलरी, बैंक अकाउंट 2 में बोनस, बैंक अकाउंट 3 में इंटरेस्ट आता है, बैंक अकाउंट 4 से पोर्टफोलियो का डिविडेंड आता है। Based on the description of how Kai manages his finances as outlined in Exhibit 1, Kai most likely exhibits the behavioral biases of mental accounting. Question number 8. Which of the following is likely consequences of Kai's approach to managing his finances? तो काई मेंटल अकाउंटिंग बायस एग्जिबिट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि काई का फोकस हमेशा डिस्क्रीट है। एक बैंक अकाउंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आइसोलेशन में देख रहा है। दूसरे बैंक अकाउंट में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को आइसोलेशन में देखता है। तो जबकि पोर्टफोलियो अप्रोच क्या कहता है, पोर्टफोलियो अप्रोच द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, उसके अंदर पोर्टफोलियो अप्रोच ये कहता है कि डू नॉट लुक इन्वेस्टमेंट्स एट आइसोलेशन, राइट। आप इन्वेस्टमेंट्स को आइसोलेशन में मत देखिए, इंस्टेड आपको ऐसा देखना चाहिए कि यार इन्वेस्टमेंट्स का इंपैक्ट ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे मेंटल अकाउंटिंग बायस आप डिस्प्ले कर रहे हो, मतलब आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्रीट बेसिस पे देख रहे हो, आप होलिस्टिकली नहीं देख रहे हो, पोर्टफोलियो अप्रोच के हिसाब से नहीं देख रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कोरिलेशन वाले पार्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो। जनरल नहीं होता है कि मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूं जिसमें मैं इतना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, इतना परसेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा, और इक्विटी और बॉन्ड के बीच में कोरिलेशन इतना होगा, तो बताइए ना मेरा रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कितना होगा। ये चीज मिस आउट कर देगा काई, क्योंकि काई मेंटल अकाउंटिंग बायस डिस्प्ले कर रहा है, वो अलग 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 देख रहा है, तो कोरिलेशन वाला एंगल हमेशा मिस्ड आउट रहेगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, तो बी देखो, तो फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस रिस्क बाय कंबाइनिंग एसेट्स विद लो कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, तो बोल रहा है यार इस मेंटल अकाउंटिंग बायस की बीमारी से बचने का क्या उपाय है। विच स्ट्रैटेजी शुड डाउसरी यूज और रिकमेंड टू काई। डाउसरी तो पोर्टफोलियो मैनेजर है ना काई की, तो एक ही सॉल्यूशन है कि यार जो अलग 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 अकाउंट्स बना के रखा है ना, ये सबको मर्ज करो, एक पोर्टफोलियो के जैसा उसको कंसीडर करो, एंड पोर्टफोलियो अप्रोच को आप इनकॉर्पोरेट करो, यही है। तो सी देखो, एग्रीगेट ऑल अकाउंट्स, एग्रीगेट। मेंटल अकाउंटिंग बायस का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीगेट, अलग 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 अलग। उपाय क्या है टू गेट रिड ऑफ मेंटल अकाउंटिंग बायस, एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following individual behavioral biases is most strongly associated with market bubbles। मैंने बोला मार्केट बबल्स,
बबल्स, इरेशनल बाइंग चल रहा है, सारा का सारा स्टॉक, सारा का सारा सेक्टर्स ऊपर जा रहा है, राइट, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ए, द हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट बोलते ही रिप्रेजेंटेटिव बायस। क्या कहता है रिप्रेजेंटेटिव बायस? कि सपोज एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ई, ये सब बेच रहा है। कस्टमर अगर प्रोडक्ट ए को कंज्यूम करता है और उसको प्रोडक्ट ए बहुत अच्छा लगा, तो कस्टमर ये सोचता है कि यार ये कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स भी बी सी डी एंड ई भी उतना ही बढ़िया होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन कस्टमर ऐसा सोचता है, इसका मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट ए को रिप्रेजेंटेटिव मान लिया है ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट। इसको ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बायस। नाउ प्रोडक्ट ए का क्वालिटी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द अदर प्रोडक्ट्स का क्वालिटी, राइट। हेलो इफेक्ट, ये जो मैं सारा वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये रिवीजन वीडियो में भी वापस से एक्सप्लेन, इनफैक्ट रिवीजन वीडियो में तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। बट सिंस क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, तो एक क्विक रिकैप फिर ऑप्शंस में टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोग ने भी अभी जस्ट देख के रिवीजन वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देख रहे हैं, उनको काफी एकदम पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा, क्योंकि सब कुछ इन लाइन है विद द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12, all of the following are reasons that an apparent deviation from the efficient market hypothesis। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कनेक्ट कर गया इक्विटी से। इक्विटी में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करते हैं, मार्केट एफिशिएंसी, राइट, जो कहता है कि मार्केट्स आर एफिशिएंट। मार्केट्स आर एफिशिएंट का मतलब द करंट मार्केट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर सेम। इसका मतलब द एक्चुअल रिटर्न एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न आर सेम। ऑब्वियसली सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट जिनका नवंबर में एग्जाम से जो ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं, राइट, दे शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ। मार्केट एफिशिएंसी क्या कहता है? सर, मार्केट्स आर एफिशिएंट मतलब द करंट मार्केट प्राइस एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिक्वायर्ड रिटर्न आर सेम एंड देयर इज नो अल्फा। एबनॉर्मल रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा, दैट इज एबनॉर्मल रिटर्न, इज एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। ईआर को एक्चुअल रिटर्न समझो। तो जब मार्केट एफिशिएंट रहता है, अल्फा जीरो होता है। व्हाई? बिकॉज ईआर एंड आर ई आर सेम, राइट। ये था, मैंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड बनाया क्योंकि मेरे को यहाँ पे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस समझाना था। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। All of the following are the reasons that an apparent deviation from the efficient market hypothesis might not be anomalous। Anomaly का मतलब abnormal, right? Except, तो बोल रहा है कि यार अगर मार्केट, मतलब अगर ई आर और आर ई सेम नहीं है, देर इज अ गैप बिटवीन ई आर एंड आर ई, तो एबनॉर्मल रिटर्न कुछ आएगा। वो एबनॉर्मल रिटर्न सपोज पॉजिटिव आ गया, ई आर इससे 14% एंड आर ई इससे 12%, तो ई आर माइनस आर इज वॉट 2%। तो आप बोलोगे यार एबनॉर्मल रिटर्न अनॉमली है यार 2%, डिस्पाइट देर इज अ डेविएशन बिटवीन ई आर एंड आर ई, तब भी अनॉमली नहीं होगा। पहले वो रीजन ढूंढते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है? All of the following are the reasons that an apparent deviation from the efficient market hypothesis might not be anomaly except पूछा है, देखो except। तो ये तीन ऑप्शंस में दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि यार if even if there is a deviation between ER and RE, there is still not an anomaly, right? It is still not an anomaly। पहले वो ढूंढते, जो बच गया वो एक्सेप्ट वाला रीजन है, राइट। ये थोड़ा सा कनेक्ट कर गया इक्विटी के साथ। ए, एबनॉर्मल रिटर्न्स रिप्रेजेंट कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपोजर टू रिस्क। ये रीजन की वजह से even though there is a gap between ER and RE, we will still not consider it as an anomaly। ये कह रहा है कि यार ER और RE में गैप आया क्योंकि आपका RE का कैलकुलेशन में आपने सही तरीके से रिस्क को अकाउंट नहीं किया, राइट। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा से आप RE निकालते हो, राइट। उसमें और भी आपको रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना था यार, जो आपने नहीं किया, इसके वजह से ER और RE में गैप आ गया। तो ए का रीजनिंग ये है कि यार ऑल्दो देयर इज अ गैप, बट इट इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड एज एन अनोमली। व्हाई? बिकॉज आपका आरई का कैलकुलेशन में देयर इज अ प्रॉब्लम, यू हैव नॉट अकाउंटेड फॉर रिस्क प्रॉपर्ली। बी क्या कह रहा है? चेंजिंग द एसेट प्राइसिंग मॉडल मेक्स द डेविएशन टू डिसअपियर। परफेक्ट, ये भी वो रीजन है जो कह रहा है कि यार इवन दो देयर इज अ गैप, इट इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड एज एन अनोमली बिकॉज आपका आरई जो मॉडल से आपने कैलकुलेट किया हुआ है ना, जो मॉडल को यूज करके, दैट मॉडल इज नॉट सुटेबल। आपको सीएपीएम को यूज नहीं करना चाहिए, आपको फार्मा एंड फ्रेंच मॉडल को यूज करना चाहिए, राइट। सीएपीएम ये कहता है कि आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, राइट। एक ही फैक्टर है, मार्केट फैक्टर। तो बोला व्हाई यू आर यूजिंग सीएपीएम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग आरई, यूज फार्मा एंड फ्रेंच फैक्टर, राइट। फार्मा एंड फ्रेंच मॉडल ना,
थ्री फैक्टर मॉडल में एक होगा मार्केट फैक्टर, सेकंड कुछ फैक्टर होगा, थर्ड कुछ फैक्टर होगा, जिससे आरई बढ़ जाएगा। जैसे ही आप आरई को बढ़ा दोगे एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज नो गैप बिटवीन ईआर एंड आरई, राइट। तो ए एंड बी आर द रीजंस जो कह रहे हैं कि अनोमली नहीं है, अपने को एक्सेप्ट वाला ढूंढना है, तो क्या होगा? सी। Question number 13. Investment managers incentivized or accountable for short-term performance by current and prospective clients is potentially a rational explanation for which of the following? Bubbles. क्या हो रहा है बबल्स के टाइम में? जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया बबल्स में, तो उन लोग का तो यू नो पोर्टफोलियो अच्छा ही परफॉर्म किया होगा, राइट। एंड जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये सोचते हुए कि यार बबल्स का मतलब इरेशनल बाइंग है, कल के तारीख में बबल बर्स्ट हो जाएगा और स्टॉक प्राइसेस बहुत जोर से गिर जाएंगे, इसके कारण जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया ना, क्लाइंट्स लोग ने उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया फॉर द शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस, राइट। एंड बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के क्लाइंट्स छोड़ के निकल गए, उनका करियर स्टेक पे आ गया। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंसेंटिवाइज, जिन्होंने नहीं किया दे वर मेड अकाउंटेबल बबल के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 14. Momentum can be partly explained by the following behavioral biases except. अवेलेबिलिटी बायस के कारण मोमेंटम होता है कि अवेलेबिलिटी बायस का मतलब रिकॉलेबिलिटी, आपको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या अभी जस्ट याद आ रहा है, सपोज यार उसने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया, आपको याद आ गया, राइट। तो आपके जस्ट माइंड में आपने रिकॉल कर लिया कि यार इसने अभी अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, चलना बाई कर लेते हैं, मोमेंटम, राइट। सी, रिग्रेट। रिग्रेट एवर्जन बायस कैन ऑल्सो लीड टू मोमेंटम। कैसे? यार पास्ट में जो स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्म किया एंड सपोज पास्ट में आप बाई नहीं कर पाए, तो आप ये सोच रहे हो कि यार अब मैं बाई कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि पास्ट में मैंने वो स्टॉक को बाई नहीं कर पाया एंड पास्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, तो अभी मैं बाई कर लेता हूँ, मेरे को अगर इनफैक्ट मेरे को अभी रिग्रेट, पास्ट का जो रिग्रेट है ना, वो मेरे को अभी सफर नहीं करना है, तो चलना अभी मैं वो सारे स्टॉक्स को बाई कर लेता हूँ जिसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया। तो रिग्रेट अवर्जन बायस के चलते भी ना बहुत सारा बाइंग हो जाता है, जिससे कि मोमेंटम बिल्टअप हो जाता है, आप समझे। तो अवेलेबिलिटी बायस, रिग्रेट एवर्जन बायस के कारण मोमेंटम होता है, अपने को एक्सेप्ट ढूंढना है। एक्सेप्ट क्या होगा? होम बायस, राइट। क्वेश्चन नंबर 15. All of the following are the reasons that the historical outperformance of value stock versus growth stocks may not be anomalous except. अब वापस एक्सेप्ट पूछा, मतलब ये तीन रीजंस में दो रीजंस ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि यार वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ स्टॉक्स इज नॉट एन अनॉमली, राइट। जो बच गए वो एक्सेप्ट वाला रीजन है। अगेन सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, जो इक्विटी से कनेक्टेड था, बस यही उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ध्यान से देखो तो। ई आर माइनस आर ई फॉर द वैल्यू स्टॉक अगर पॉजिटिव आता है, राइट, वैल्यू स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो जो पॉजिटिव रिटर्न आया, एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं आता अगर आप आर ई फॉर द वैल्यू स्टॉक प्रॉपरली कैलकुलेट करते तो, राइट। क्योंकि वैल्यू स्टॉक के अंदर तो एक और एडिशनल रिस्क होते हैं एज कंपेयर टू द ग्रोथ स्टॉक्स, तो आरई के कैलकुलेशन में आपको और भी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए था। अगर जैसे हम वो रिस्क फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे तो आरई बढ़ जाएगा और ईआर और आरई में कोई गैप नहीं रहेगा। ये पहला रीजन है, राइट। तो देखो ऑप्शन सी पे इसी ध्यान आ रहा है मेरा। द डेविएशन डिसअपियर्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ थ्री फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप और फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे, आरई बढ़ जाएगा एंड देयर विल बी नो गैप इन द ईआर एंड आरई फॉर द वैल्यू स्टॉक्स, कोई एनॉमली नहीं रहेगा, राइट। अब इसी से कनेक्टेड रीजन ए भी है, देखो ना। एबनॉर्मल रिटर्न्स रिप्रेजेंट कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क एक्सपोजर सच एज heightened रिस्क ऑफ द वैल्यू स्टॉक्स टू सफर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग डाउनटर्न्स। कह रहा है कि यार वैल्यू स्टॉक्स के अंदर ना बहुत ज्यादा रिस्कीनेस होता है, तो यार आरई के कैलकुलेशन में वो रिस्कीनेस को इनकॉर्पोरेट करो ना यार, जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेट करोगे यू विल फाइंड देयर इज नो गैप बिटवीन ईआर एंड आरई, राइट। तो ए एंड सी कह रहे हैं कि यार वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म ग्रोथ स्टॉक्स, ऐसा नहीं है भाई, एनॉमली नहीं है। अगर आप प्रॉपरली रिस्क को कंसीडर करोगे यू विल फाइंड दैट देयर इज नो एबनॉर्मल रिटर्न इन वैल्यू स्टॉक्स। तो ए एंड सी तो कह रहे हैं एनॉमली नहीं है, बच क्या गया? बी, अपने को एक्सेप्ट ढूंढना है, राइट।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 का रिग्रेट वाला पार्ट समझा। क्वेश्चन नंबर 14, मोमेंटम कैन बी पार्टली एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग बिहेवियरल बायस एक्सेप्ट ढूंढना है। तो पहले मैंने वो बायसेस को डिस्कस किया जिससे कि मोमेंटम होता है। अवेलेबिलिटी बायस के कारण मोमेंटम होता है। अवेलेबिलिटी बायस मतलब रिकॉलेबिलिटी बायस। एक एनालिस्ट है, उसको दिख रहा है कि यार अभी रिसेंटली किसके स्टॉक्स में अच्छा आउट परफॉर्म किया है, राइट, वही स्टॉक्स को बाई कर लेता है। तो उसको जस्ट रिकॉल आया कि फलाना फलाना स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, चलना। तो उसी में बाइंग आ जाता है, मोमेंटम बढ़ जाता है। रिग्रेट में क्या होता है कि यार सपोज मैंने पास्ट में जो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया उनको बाई नहीं किया था, तो एक रिग्रेट है। वो रिग्रेट मेरे को आगे नहीं सहना है, तो मैं क्या करूंगा, वही स्टॉक्स को बाई करूंगा जिससे कि एक मोमेंटम आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर पढ़ने का मन हो रहा है, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगा। देखो तो, कहाँ गया रिग्रेट वाला पार्ट, कहाँ गया? हाँ, देखो यहाँ पे मोमेंटम reflects availability bias manifested as a belief falana falana falana, as well as regret aversion by those who invest in the past winners because they regret not investing them in the past। ठीक है, तो इसके कारण भी मोमेंटम हो जाता है। अपने को क्या चीज के कारण मोमेंटम नहीं होता ये पता लगाना था, तो जो बच गया दैट इज होम बायस, उसके कारण। ठीक है, तो ये है आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके आंसर्स। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, और नेक्स्ट सेशंस में बहुत जल्दी मिलेंगे अपन, ठीक है, चलो बाय बाय।